एक जंगल में एक गुफा के अंदर 7 चुड़ैल आपस में लड़ रही होती हैं। ये मेरा है, इसे मैं पहनूंगी, तुम दूसरा पहन लो। हर चीज पर अपना रोब चलाती हो। अरे यार तानिया, क्यों परेशान कर रही है? अब उसको दे दे, उसे पहनने दे। तुम लोग तो आपस में ही झगड़ते रहो, हम सब तो तैयार होकर निकलने वाले हैं। आज तो सबसे ज्यादा खूबसूरत मैं ही दिखूंगी, मेरी ड्रेस इतनी प्यारी जो है। अरे तुम लोगों को एक दूसरे के कंपटीशन के अलावा कुछ आता है क्या? बस बहुत हुआ, लड़ते रहो तुम सब आपस में, मैं तो चली यहाँ से। चुड़ैल ये कहकर वहां से हवा में उड़ जाती हैं, जिसके पीछे पीछे बाकी की चुड़ैलें भी उड़ते हुए जाने लगती हैं। वो 7 चुड़ैलें एक दिग्विजय नाम के लड़के के घर चली जाती हैं, जिसके बाद वो उसके घर में घुसकर दिग्विजय के कमरे में ताका झांकी करने लगती हैं। अरे ये तो सो रहे हैं, हमें तो लगा कि आज इनसे मुलाकात हो ही जाएगी। देखो तो जरा, इनकी शर्ट में से कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। मन तो कर रहा है कि इनके पास जाकर सो जाऊं। तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। चलो, अब जिस काम से आए हो उसे करो। वो 7 चुड़ैलें दिग्विजय के घर का काम करने लगती हैं। धीरे धीरे वे झटपट घर का सारा काम निपटा देती हैं और हर एक चुड़ैल दिग्विजय की पसंद का खाना बनाने लगती है। तभी टीना कहती है, तुम लोग देखना, दिग्विजय जी तुम्हारा खाना छोड़कर सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाएंगे। आई बड़ी दिग्विजय को खाना खिलाने वाली। अरे तेरे हाथ का खाना तो वो छुएंगे भी नहीं। अरे यार तुम लोग दोबारा से शुरू मत हो, तुम्हें पता है ना कल कितना खास दिन है। हाँ, तभी तो हम यहाँ कल होने से पहले ही रात के समय कल की तैयारी करने यहाँ आए हैं। लेकिन मैं तो ये सोच रही हूँ कहीं दिग्विजय जी हमसे नाराज ना हो जाएं, और फिर जब उन्हें ये पता चलेगा कि उनके घर का सारा काम हो चुका है और खाना भी बना हुआ है तो वो क्या सोचेंगे? सोचने के लिए उनके पास वक्त ही नहीं होगा, क्योंकि वो जैसे ही सुबह उठेंगे जिम निकल जाएंगे और जिम के बाद वो सीधा ऑफिस और फिर वो शाम को ही वापस आ पाएंगे। और जब वो शाम को आएंगे तो वो हमारा सरप्राइज देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। इस तरह से चुड़ैल आपस में हंसने लगती हैं और खाना बनाने लगती हैं। अब जैसे ही सुबह होती है, दिग्विजय अपने जिम के लिए निकल जाता है। शाम को ऑफिस के बाद सीधा घर आता है, लेकिन घर आते वक्त उसके साथ एक लड़की भी होती है जिसका नाम अरुणा होता है। आपके घर में आपके अलावा और कोई नहीं है? हाँ, कोई भी नहीं है। लेकिन आज के दिन तो आपका जन्मदिन है, फिर आप अकेले क्यों हो घर में? तुम बहुत सवाल पूछती हो। चलो अब अंदर चलते हैं। जैसे ही दिग्विजय अरुणा को लेकर अंदर जाता है, उसका घर गुब्बारे और कई सारी चीजों से सजा हुआ होता है, जिसे देखकर अरुणा दिग्विजय से कहती है, आपने तो कहा था कि आप अपने घर में अकेले रहते हो, लेकिन ये सब देखने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे कोई आपका बहुत ही खास और चाहने वाला इस घर में रहता है, जिसने आपके लिए इतनी सारी और सुंदर सजावट की है। तभी उन दोनों की नजर खाने की टेबल पर पड़ती है, जहाँ 7 तरीके के बहुत ही अलग अलग और स्वादिष्ट पकवान बने होते हैं। अरे ये क्या, इतना स्वादिष्ट खाना, और वो भी मेरी पसंद का। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? तभी अरुणा दिग्विजय से कहती है, इसका मतलब आपने मुझे धोखा दिया। आप किसी के साथ यहाँ रहते हो, और यहाँ देखो, यहाँ पर एक नोटिस भी है जिस पर लिखा है, दिग्विजय जी ओनली फॉर यू माई लवली हस्बैंड। ये सब क्या है दिग्विजय जी, आप मुझे धोखा दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो। दरअसल मैंने ये सब सजावट करवाई थी, लेकिन उन्होंने गलती से गलत नोट यहाँ लिख दिया है। चलो ना, खाना खाते हैं। वे दोनों खाना खाने लगते हैं, जिसके बाद दिग्विजय अरुणा को अपने घर के हॉल में मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर 7 चुड़ैल भी मौजूद होती है, लेकिन वो दोनों उन 7 को देख नहीं पाते। अरे अब ये लड़की कौन है जिसके साथ दिग्विजय जी मूवी देख रहे हैं? अरे मुझे क्या पता, लगता है इन्होंने हमें धोखा दिया है और ये अपनी 8वीं बीवी लेकर आए हैं। लेकिन दिग्विजय जी ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम सब उनसे कितना प्यार करते हैं। बस अब बहुत हुआ, अब मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम सब मेरे साथ हो तो इस लड़की को परेशान करने में मेरी मदद करो। अरुणा और दिग्विजय मूवी देख रहे होते हैं, तभी वो सब चुड़ैल अरुणा को परेशान करने लगती हैं। कभी कोई उसके बाल खींचती, तो कभी उसके मुंह पर अचानक से चांटा मार देता, तो कभी कोई चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़ लेती। ये सब देख अरुणा बहुत परेशान हो जाती है और दिग्विजय से कहती है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? हमारे अलावा भी लगता है कोई और है जो मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा है। तुम सच सच बताओ, इस घर में हमारे अलावा और कौन है? ये तुम कैसी बात कर रही हो? इस घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता। मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ।
अरुणा दिग्विजय की कोई बात नहीं सुनती और वो उसे छोड़कर उसी समय वहां से चली जाती है, जिसके बाद दिग्विजय को कुछ समझ में नहीं आता और वो अपने मन ही मन सोचने लगता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरुणा मुझे ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती है? वो तो मुझसे इतना प्यार करती है, ऊपर से मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं रहता, तो फिर इतनी प्यारी सजावट के साथ साथ इतना स्वादिष्ट खाना कौन बना सकता है? ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। दिग्विजय परेशान होकर चुपचाप सो जाता है। आधी रात के समय सात और चुड़ैल दिग्विजय के कमरे में बाहर आकर आपस में बात कर रही होती हैं, जिसकी आवाज दिग्विजय के कानों तक पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाता है। आखिर इधर मेरे अलावा और कौन हो सकता है? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अगले दिन सुबह दिग्विजय एक तांत्रिक बाबा को लेकर आता है, जो अपने मन ही मन मंत्र पढ़ते पढ़ते चुड़ैलों को घर में प्रकट कर देता है। उन सातों चुड़ैलों को देखकर दिग्विजय के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो उन्हें देखकर रोने लगता है। अरे अरे तुम सब एक साथ, लेकिन तुम सातों कहाँ गायब हो गई थी? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? दिग्विजय के ये पूछने के बाद वो सभी उसे बताती हैं कि आज से पूरे 1 साल पहले उसके बर्थडे वाले दिन वो सातों उसके लिए एक बहुत प्यारी सी सरप्राइज पार्टी रख रही थी, लेकिन एक एक्सीडेंट के दौरान उन सातों की मौत हो गई, जिसकी वजह से वो सब मर तो गईं, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली। और वो सातों दिग्विजय से इतना प्यार करती थी कि उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली और वो वापस उसके घर आ गई। हम सातों इसलिए तुम्हारे सामने ही नहीं आ रहे थे, कहीं तुम हमारे इस रूप को देखकर डर न जाओ। बाबा, ये सातों चुड़ैलें मेरी पत्नियां हैं और अब मैं नहीं चाहता कि ये सातों मुझसे दूर हो जाएं, इसलिए मैं चाहता हूं कि इन्हें यहीं छोड़ दो, मैं इनके साथ ऐसे ही रह लूंगा। दिग्विजय अपनी सातों चुड़ैल पत्नियों को गले से लगाता है और उन्हें प्यार करने लगता है। तांत्रिक बाबा भी उसे उसकी हालत में छोड़कर चले जाते हैं। एक रात अमावस्या की काली घनी रात थी। उस रात बहुत तेज आंधियां चल रही थी। इसके साथ ही जोर जोर से कुत्ते भौंक रहे थे और जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। हर अमावस्या की शाम की तरह उस शाम को भी सभी गांव वाले अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके अपने अपने घरों में चले गए थे और घर के दरवाजों को अच्छे से बंद कर लिया गया था। तभी वहां पर हवाओं का एक बड़ा बवंडर बना और उसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी प्रकट हुई और हंसते बोली, मैं आ गई गांव वालों, आज मैं फिर से अपना बदला लेकर ही जाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने लगी। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, कांच की चूड़ी, लाख की चूड़ी, सुंदर सुंदर चूड़ी, आओ और सस्ते दामों पर ले जाओ। चुड़ैल दादी के इतना बोलने पर भी गांव का कोई भी इंसान चूड़ी खरीदने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता है। ये देख चुड़ैल दादी को बहुत गुस्सा आता है और वो मन ही मन सोचकर बोलती है, लगता है गांव वाले जरूरत से ज्यादा ही चालाक बन गए हैं, लेकिन मुझे इन्हें कैसे न कैसे करके घर से बाहर निकालना ही होगा ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। जिसके बाद चुड़ैल दादी एक घर के पास जाती है और उस घर का दरवाजा खटखटाने लगती है और आवाज बदल कर बोलती है, बेटा बिरजू, मैं तेरी गीता काकी बोल रही हूँ, मुझे सांप ने काट लिया है, दरवाजा खोल और जल्दी से किसी वैद्य को बुला ले। बिरजू गीता काकी की आवाज सुनकर उनसे बोलता है, रुको दादी, मैं अभी दरवाजा खोलता हूँ। जिसके बाद बिरजू दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और डरते हुए बोलता है, तुम मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे, जाने दो मुझे। मैं मानता हूँ कि मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया था वो गलत था। बिरजू की ये बात सुनकर चुड़ैल दादी उससे बोलती है, कैसे तुझे छोड़ दूं मैं? क्या तूने मुझे छोड़ा था? नहीं ना, मैं तेरे आगे कितना रोई गिड़गिड़ाई थी, लेकिन तूने मुझ पे तरस नहीं खाया। अब मैं ठीक उसी तरह तुझे भी मार दूंगी। जिसके बाद चुड़ैल दादी बिरजू को मारकर वहां से चली जाती हैं। अगले दिन सुबह बिरजू की मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर सभी लोग डर जाते हैं। गांव वाले बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर गांव का सरपंच वीर सिंह आता है और गांव वालों से बोलता है, सुनो गांव वालों, अब से हम सभी को और भी ज्यादा चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि कुछ दिनों बाद फिर से अमावस्या की रात है और एक बार फिर से वो चुड़ैल दादी अपना शिकार करने आएगी। तो उस रात तुम सभी को अपने घरों में ही रहना है
और कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। इतना बोलकर सरपंच वहां से चला जाता है। सरपंच की बातों से सभी गांव वाले सहमत हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक बार फिर से अमावस्या का दिन आ जाता है। गांव के लोगों के दिलों में चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी का इस कदर डर बैठा हुआ होता है कि वो लोग शाम होने से पहले ही अपना सारा काम निपटा करके अपने घरों में चले जाते हैं और घरों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। तभी अचानक से अंधेरा होने लगता है और तेज तेज हवाएं चलने लगती हैं और हवा का बवंडर बनने लगता है, जिसमें से चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी सामने आती है और हंसते हुए बोलती है, आज मैं एक बार फिर से अपने दुश्मन को मारूंगी और इसी तरह से अपना बदला लूंगी। अपना बदला पूरा करूंगी। लेकिन ये क्या, आज भी सभी गांव वाले मेरे आने से पहले ही अपने घरों में चले गए। लेकिन कोई बात नहीं, मैं हूँ। देखो कैसे छल करके इन्हें घर से बाहर निकालती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल दादी एक बार फिर से दूसरे घर की तरफ जाने लगती हैं और घर पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगती हैं और खटखटाते हुए बोलती हैं, हरिया, जल्दी से दरवाजा खोल। मैं गांव का सरपंच बोल रहा हूँ। मैं तुझसे इस वक्त कुछ जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी, आप ही हो ना? हाँ हरिया, मैं ही बोल रहा हूँ। जिसके बाद हरिया अपने घर का दरवाजा खोल देता है और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने चुड़ैल दादी खड़ी है, जिसे देखकर हरिया डर से थर थर कांपने लगता है और डरते डरते बोलता है, तुम यहाँ कैसे? यहाँ तो सरपंच जी थे। यहाँ कोई सरपंच नहीं बल्कि मैं ही थी। मैं ये आवाज बदलकर तुझे बाहर बुला रही थी ताकि तू अपने घर से बाहर निकले और फिर मैं तुझे मार सकूं। मुझे छोड़ दो, मत मारो। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। अपनी मौत का बदला मैं हर एक से लूंगी। आज तुझे मारने के बाद मेरा एक ही शिकार बचेगा। जिसके बाद चूड़ी बेचने वाली चुड़ैल दादी हरिया को मार देती है और मार कर वहाँ से चली जाती है। सुबह होती है और हरिया की भी मौत की खबर पूरे गांव में फैल जाती है, जिसे सुनकर वहाँ पर गांव वाले और सरपंच आते हैं और हरिया की लाश को देखकर बोलते हैं, गांव वालों, मुझे ऐसा लग रहा है कि चुड़ैल दादी सिर्फ चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है, क्योंकि आज तक जितने भी लोग मरे हैं वो सिर्फ चूड़ी बेचने का ही काम किया करते थे। इसके पीछे का सच क्या है हमें पता करना होगा कि आखिर क्यों चुड़ैल दादी चूड़ी बेचने वाले लोगों को ही मार रही है। जिसके बाद गांव का सरपंच एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है और उन्हें अपने गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताता है, जिसे सुनकर तांत्रिक बाबा सरपंच की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है, आज से 2 दिन बाद अमावस्या की रात है और वो चुड़ैल उस दिन फिर से अपने अगले शिकार के लिए आएगी और तभी मैं उसके ऊपर अभिमंत्रित भभूति फेंककर उसे अपने कब्जे में कर लूंगा। जिसके बाद बाबा और सरपंच गांव आते हैं और सरपंच बाबा को चूड़ी बेचने वाले रमेश के घर पर ठहरा देता है और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और फिर से अमावस्या की रात आ जाती है। उस रात भी हमेशा की तरह तेज हवाएं चल रही होती हैं और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देती हैं और तभी वहाँ पर चुड़ैल दादी आ जाती है। आज मेरा बदला पूरा हो जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल दादी रमेश के घर पर जाती हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगती हैं। तभी दरवाजा खुलता है और तांत्रिक बाबा बाहर निकलते हैं। बाबा को देखकर चुड़ैल दादी पीछे हटने लगती हैं। तभी तांत्रिक बाबा उस पर अभिमंत्रित भभूति फेंकते हैं और उससे पूछते हैं, तू गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है और सिर्फ चूड़ी बेचने वाले को ही क्यों तू मार रही है? जल्दी बता, नहीं तो मैं इसी वक्त तुझे इस पवित्र गंगा जल से जलाकर भस्म कर दूंगा। रुको बाबा, मैं तुम्हें सब बताती हूँ।
ये किस्सा आज से कई साल पहले का है। मैं इसी गांव में अपने पोते वीर के साथ रहा करती थी और चूड़ी बेचने का काम किया करती थी। मेरा चूड़ी का काम काफी अच्छा चलता था, जिससे जलकर बिरजू, हरिया और रमेश ने मिलकर मुझे मार दिया और तब से मेरी आत्मा भटक रही है। और अब जब तक मैं अपनी मौत का बदला ना ले लूं, मुझे शांति नहीं मिलेगी। नहीं, अब तो यहाँ किसी को नहीं मारेगी। वैसे भी तूने बहुत से लोगों को मार दिया है। मैं अपना बदला लेकर ही मारूंगी। तांत्रिक बाबा के बार बार समझाने पर भी चुड़ैल दादी उनकी बात नहीं मानती, जिससे क्रोधित होकर बाबा उसके ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं और वो वहीं जलकर भस्म हो जाती है। कच्चे आम वाली चुड़ैल। ये कहानी रायपुर स्टेशन की है, जहां रात के समय चारों तरफ काफी सन्नाटा हुआ करता था। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे। तभी उस स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है, जिसमें शादीशुदा सवार एक जोड़ा खिड़की से बाहर देखता है कि कच्चे आम की टोकरी लिए एक सुंदर औरत घूंघट में कच्चे आम बेच रही होती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे खट्टे मसालेदार आम। जिसे देखकर राधिका अपने पति वैभव से कहती है, सुनो जी, मेरा कच्चा आम खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या आप मेरे लिए उससे कच्चे आम खरीद कर ला सकते हो? अभी कोई वक्त है क्या कच्चे आम खाने का? मैं तुम्हें सुबह खरीद कर ला दूंगा। नहीं जी, मुझे अभी खाना है। मेरा जी कच्चा हो रहा है। अब आप जल्दी से कच्चे आम ला दीजिए। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए कच्चा आम ला देता हूँ। इतना बोलकर वैभव ट्रेन से नीचे उतरता है और उस कच्चे आम वाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी कच्चे आम वाली औरत वैभव को देखकर आगे सुनसान जगह पर जाने लगती है, जिसे देख वैभव बोलता है, अरे कहाँ जा रही हो? रुको, मुझे तुम्हारे कच्चे आम खरीदने हैं। वैभव की आवाज सुनकर औरत रुक जाती है और घूंघट उठाकर पीछे पलटकर वैभव को देखती है, जिसे देख वैभव बहुत ज्यादा डर जाता है और डरते हुए बोलता है, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो? कच्चे आम बेचने वाली औरत नहीं हो तुम? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ और अब मैं तुझे मारकर खाने वाली हूँ। तेरे जिस्म के हिस्से का कतरा कतरा खून को पीकर मैं शक्तिशाली हो जाऊंगी और फिर से ये कच्चा आम बेचूंगी। मुझे छोड़ दो, मत मारो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं तो बस यहाँ तुमसे कच्चे आम खरीदने आया था। वहाँ मेरी पत्नी मेरा ट्रेन में इंतजार कर रही है। जाने दो मुझे यहाँ से। भगवान के लिए मेरी जान बख्श दो। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और आज मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी जिससे तेरी रूह तक कांप जाएगी। इस स्टेशन पर उतरने वाला हर एक इंसान मेरा शिकार है और कोई भी मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा और इस स्टेशन पर मेरा ही आतंक कायम रहेगा, हमेशा हमेशा के लिए। वैभव चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन चुड़ैल उसकी जान नहीं बख्शती और उसे मारकर खा जाती है। तभी सुबह हो जाती है और चुड़ैल एक इंसानी रूप में बदल जाती है और वो अपने सिर के ऊपर कच्चे आम की टोकरी उठाकर गांव की तरफ जाती है और आवाज लगाते हुए आम बेचने लगती है। आम ले लो आम, कच्चे कच्चे ताजे मसालेदार आम। उसकी आवाज सुनकर गांव के बहुत सारे लोग उसके आम खरीदने आ जाते हैं। आम बेचते हुए उसे सुबह से रात हो जाती है, जिसके बाद वो दौड़कर स्टेशन पर जाती है और अपने चुड़ैल रूप में आ जाती है और फिर से एक नई शिकार की तलाश करने लगती है। तभी उस स्टेशन पर एक माँ और बेटा दिखता है, जिसे देखकर चुड़ैल बोलती है, वाह क्या बात है, आज एक साथ दो इंसानों का शिकार करने का मौका मिला है। उसी वक्त हर्ष अपनी माँ सरिता से बोलता है, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, प्लीज आप मुझे खाने को कुछ खिला दो ना। बेटा हर्ष, इतनी रात में यहाँ कुछ भी नहीं मिल रहा, सभी दुकानें बंद हैं। तू सुबह तक इंतजार कर ले, मैं तुझे सुबह सुबह बहुत सारा खाने का सामान दिलाऊंगी। तभी हर्ष की नजर कच्चे आम बेचने वाली औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर वो अपनी माँ से बोलता है, माँ मुझे यही कच्चे आम दिला दो। ठीक है, दिला देती हूँ। इतना बोलकर सरिता उस कच्चे आम बेचने वाली औरत के पास जाती है। तभी वो अपना घूंघट उठाती है, जिसे देख सरिता बहुत ज्यादा डर जाती है और डरते हुए बोलती है, हे भगवान, ये तो चुड़ैल है, कोई बचाओ हमें, नहीं तो ये चुड़ैल हम दोनों माँ बेटे को मार डालेगी।
यहाँ इतनी रात में कोई भी तुझे बचाने नहीं आएगा। बेवकूफ औरत, अब तू और तेरा बेटा मेरे हाथों मारे जाएंगे। मरने के लिए तैयार हो जा। जिसके बाद चुड़ैल सरिता और उसके बेटे पर हमला कर देती है, लेकिन उस हमले से चुड़ैल को ही चोट लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। तभी चुड़ैल सरिता से पूछती है, आखिर मैं तुम्हें मार क्यों नहीं पा रही हूँ? तुम में ऐसी क्या शक्ति है जिससे मेरा वार मुझ पर ही भारी पड़ रहा है और उल्टा मुझे ही चोट लग रही है? क्योंकि हम माँ बेटे देवी माँ के दर्शन करके लौट रहे हैं और मेरे हाथों में ये देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति है, जिसकी शक्ति की वजह से तुम हमें मार नहीं पा रही हो। लेकिन है चुड़ैल, आखिर तू हमें मारना क्यों चाहती है और तू चुड़ैल कैसे बनी? अगर तुम्हें जानना है तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। मेरा नाम गीता था और तुम्हारे बेटे की तरह ही मेरा एक छोटा बेटा राजू था। मैं इस स्टेशन पर कच्चे आम बेचने का काम किया करती थी और मेरा बेटा भी इस काम में मेरी मदद किया करता था। एक दिन की बात है, मेरा बेटा मुझसे बोलता है, माँ मुझे वो खिलौना लेना है, क्या आप मुझे दिला दोगी? हाँ क्यों नहीं बेटा, एक तू ही तो मेरा सहारा है और फिर तेरे सपने पूरे नहीं करूंगी तो किसके करूंगी? इतना बोलकर गीता अपना बटुआ निकालती है और अपने बेटे को पैसे देने लगती है। तभी स्टेशन पर 4 गुंडे आ जाते हैं और उनकी नजर गीता के बटुए पर पड़ती है, जिसे देखकर उनमें से एक गुंडा बोलता है, अरे राका, जरा उस औरत को तो देख, उसके पास कितने सारे पैसे हैं। चल सबसे पहले उसी पर हाथ साफ करते हैं। हाँ तू सही कह रहा है, चल चलते हैं। जिसके बाद वो दोनों गुंडे और उसके साथी गीता के पास जाते हैं और उसका बटुआ छीनने लगते हैं। तभी गीता उन गुंडों से बोलती है, भगवान के लिए मेरे पैसे मत छीनो, मेरे पास सिर्फ यही पैसे हैं जिससे मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है। जैसा तुझे अपने घर का खर्चा चलाना है वैसा हमें भी अपने घर का खर्चा चलाना है। अब चुपचाप से ये पैसे हमें दे दे, वरना हम तुझे जान से मार देंगे। नहीं, मैं ये पैसे तुझे इतनी आसानी से नहीं दूंगी। गीता की ये बात सुनकर सभी गुंडे गीता से जबरदस्ती पैसे छीनने लगते हैं। गीता भी अपने पैसों को बचाने लगती है कि तभी गुस्से में आकर राका गीता और उसके बेटे का चाकू से गला काट देता है और उनकी लाश को उसी रेलवे ट्रैक पर फेंककर वो सारे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और तभी से मैं अपनी और अपने बेटे राजू की मौत का बदला लोगों को मार कर ले रही, क्योंकि यहाँ खड़े किसी भी इंसान ने उस वक्त मेरी मदद नहीं की थी और उन गुंडों ने हम दोनों माँ बेटे को बेरहमी से मार डाला था। अगर ये लोग हमारी मदद करते तो शायद आज हम भी इस दुनिया में जिंदा होते। मैं मानती हूँ कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन तुम बदले की भावना में गलत कर रही हो। अब तुम इन मासूम लोगों को मत मारो और यहाँ से अपनी दुनिया में वापस चली जाओ। उनके कर्मों की सजा खुद उन्हें भगवान देगा। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन लोगों से अपनी मौत का बदला लूंगी। किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सबको मार डालूंगी। देखो, मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रही हूँ, अगर तुम नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से जलाकर भस्म कर दूंगी। सरिता की बात सुनकर चुड़ैल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्रोध में आकर एक बार फिर से सरिता पर हमला कर देती है। और तभी देवी माँ की तिलिस्मी मूर्ति से रोशनी निकलती है और उस रोशनी से चुड़ैल वहीं जलकर भस्म हो जाती है। जिसके बाद उस स्टेशन से चुड़ैल का प्रकोप खत्म हो जाता है और दोनों माँ बेटा सुरक्षित अपने घर पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल। सो जा मुन्ना, सो जा, नहीं तो बेटा स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल आ जाएगी और तुझे खा जाएगी और साथ में हमारे गांव की सभी लोगों को भी मार देगी। माँ, ये स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल कौन है और ये हम गांव वालों को क्यों मारती है? बेटा, ये बहुत ही खतरनाक चुड़ैल है जो लोगों को मारकर खा जाती है और उनका बहुत बुरा हाल कर देती है और छोटी बच्ची को तो उठाकर ले जाती है। माँ, क्या ये चुड़ैल स्पाइडरमैन की तरह दिखती है? नहीं बेटा, वो तो एक बहुत भयानक मकड़ी के जैसी है। उसके 8 पैर हैं और बहुत ही भयानक चुड़ैल है। माँ, मुझे भी स्पाइडरमैन की तरह बनना है। नहीं बेटा, ऐसा मत बोल, नहीं तो स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल आकर तुझे ले जाएगी और मुझसे छीनकर तुझे अपना बेटा बना लेगी। तभी अचानक से चारों तरफ से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है,
जैसे गांव में दोबारा से स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल घुस आई हो। माँ उठो, देखो कैसी आवाज आ रही है। वो औरत अपने मुन्ने की आवाज से उठ जाती है और यहाँ वहां देखने लगती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के बाहर एक बहुत बड़ा विशाल भयानक आकार की चुड़ैल गांव के लोगों को मारकर खाने लगती है। कोई नहीं बचेगा, सबके सब मारे जाओगे। कहाँ भाग कर जा रहे हो मुझसे? तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से गांव में आ गई। अब कौन बचाएगा हमें इसके आतंक से? पहले मुझे अपने मुन्ना को बचाना होगा, नहीं तो वो चुड़ैल मेरे मुन्ना को उठाकर ले जाएगी। वो औरत अपने घर में जाकर सबसे पहले एक टेबल के नीचे अपने मुन्ने को छुपा देती है और उससे कहती है, देख मुन्ना, चाहे कुछ भी हो जाए तो इस टेबल से बाहर मत निकलियो, वरना अच्छा नहीं होगा। माँ आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर छुपा रहूंगा। तभी अचानक से स्पाइडरमैन वाली चुड़ैल अपने मकड़ी वाले पैरों से उस औरत के घर का दरवाजा तोड़ देती है और उसके अंदर घुस जाती है। छुप रही है मेरे वार से तू? नहीं छुप सकती, मैं इस गांव में किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा। चुड़ैल, हमें छोड़ दे, हमने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू हमें क्यों मार रही है? आखिर तू किस बात का बदला ले रही है इन गांव वालों से? मैं अपनी मौत का बदला ले रही हूँ। अब तुम में से मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम सब गांव वालों की वजह से आज मेरी मृत्यु हुई है। अब मैं तुम सबको मार दूंगी। ये कहकर चुड़ैल अपनी मकड़ी वाले पैरों से उस औरत को उठाकर अपने मुंह में निगल जाती है, जिसके बाद उसकी नजर टेबल के नीचे छुपे हुए बच्चे के ऊपर पड़ती है। तो यहाँ छुपाए तू, अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उस बच्चे को वहां से बाहर निकालती है और अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है, जिसके बाद गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर आपस में बात करने लगते हैं। अरे भैया, ये क्या हो रहा है? हमारे गांव में ये चुड़ैल आई कहाँ से? ऊपर से इतनी भयानक चुड़ैल, ये तो एक स्पाइडरमैन चुड़ैल है और हमारे गांव के सभी लोगों को मार कर खा रही है। हमें कोई तो उपाय ढूंढना होगा। अरे हरिया भैया, इस चुड़ैल से तो हमें कोई नहीं बचा सकता, अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी खांसते हुए आता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, ये चुड़ैल कोई मामूली चुड़ैल नहीं है, ये एक स्पाइडरमैन चुड़ैल है और इससे लड़ने की शक्ति हम लोगों में नहीं है, इसलिए हमें पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना होगा। अब वही हमारी कोई मदद कर सकते हैं। वरना ये चुड़ैल हम लोगों के परिवार को मारकर खा जाएगी और ये गांव भी खंडहर बन जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा, हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है, हमें पहाड़ी वाले बाबा को बुलाकर लाना ही होगा। गांव के सभी लोग मिलकर पहाड़ी वाले बाबा को बुलाने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद वो पहाड़ी वाले बाबा को चुड़ैल के बारे में बताते हैं। बाबा, हमारे गांव को बचा लो, हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। तुम चिंता मत करो गांव वालों, मैं उस चुड़ैल को इस गांव से हमेशा हमेशा के लिए भगा कर ही रहूंगा और उससे तुम्हें मुक्ति भी दिलवाऊंगा। भैरव उसी क्षण अपना झोला उठाकर गांव वालों के साथ गांव में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो 3 चक्रव्यूह बनाता है और उसके अंदर बैठकर एक तंत्र विद्या शुरू करता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भैरव के मंत्र पढ़ते ही जंगल से स्पाइडरमैन चुड़ैल भागती हुई उसके पास पहुंच जाती है, जिसके बाद वो गुस्से से भैरव से कहती है, ये क्या कर रहा है भैरव? अभी यहाँ से चला जा, नहीं तो तेरा वो हाल करूंगी जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मुझे ललकार रही है तू? मुझे जानती नहीं कि मैं तेरा क्या हाल कर सकता हूँ। देख चुड़ैल, सीधी तरह अपने बारे में बता दे, वरना मुझे तेरी उंगली करके भी घी निकालना आता है। भैरव की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन वो भैरव की एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव को गुस्सा आता है और वो अपने मंत्रों को पढ़ते हुए चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और तड़पते हुए कहती है, रुक जाओ,
ऐसा मत करो, मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। कुछ समय पहले मैं इस गांव में रहा करती थी। मेरा एक छोटा सा परिवार था। मैं बचपन में स्पाइडरमैन को बहुत पसंद किया करती थी और मेरी माँ मेरे लिए स्पाइडरमैन के कई सारे खिलौने भी ला कर दिया करती थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, मेरी माँ ने मेरी एक सुंदर से लड़के से शादी करवा दी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि जिस इंसान से मेरी शादी हो रही है वो भी स्पाइडरमैन को बहुत पसंद करता है। उससे शादी करके मुझे कोई पछतावा नहीं था। वो हमेशा मेरे स्पाइडरमैन का खेल खेला करता था। हम दोनों ने एक साथ बहुत मस्ती की। वहीं दूसरी तरफ रोहित जी ने मुझे अपने साथ जॉब पर भी लगा दिया था। हम दोनों सुबह जॉब के लिए निकलते और जब शाम को वापस घर लौटते तो सोने से पहले हम स्पाइडरमैन का खेल खेला करते थे। ऐसे ही हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन की बात है, जब रात को बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा था। उस दिन राहुल बीमार था, इसलिए वो मेरे साथ जॉब पर नहीं आया और मैं अकेली आई थी। उस रात जब मैं रास्ते से आ रही थी तो मुझे कुछ लोगों ने घेर लिया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे उसी रास्ते पर मरने के लिए छोड़ दिया। उस रास्ते पर कई सारी गाड़ियां जा रही थी। मैं सबसे अपनी जान की भीख मांग रही थी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की और मैं वहीं पड़े पड़े मर गई। इसके बाद मैं एक बहुत ही भयानक विशाल स्पाइडरमैन चुड़ैल बन गई और अपनी मौत का बदला गांव के हर एक आदमी से लेने लगी। देख चुड़ैल, तेरी मौत गांव वालों ने नहीं की, उन चोरों ने की है जो तुझे उस रात मिले थे। तो इन मासूम गांव वालों को क्यों मार रही है? इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा। नहीं जाऊंगी। तेरी धमकियों को सुनकर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जब तक मैं अपनी मौत का बदला नहीं ले लेती, मैं इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भैरव के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद भैरव को ना चाहते हुए भी चुड़ैल को उसकी आत्मा को शांति दिलाने के लिए उसके नाम की आहुति देनी पड़ती है, जिसके बाद चुड़ैल अपने आप जलकर राख हो जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उस दिन के बाद से गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव वाले आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। बहुत दिन हो गए शिकार को ढूंढे हुए। आज गांव में जाकर अपने लिए एक बढ़िया सी ताजी ताजी शिकार ढूंढूंगी जिसे खाकर मेरी भूख मिट जाए। चुड़ैल जंगल से गांव की तरफ बढ़ती आ रही थी और अपने खाने के लिए गांव के किसी आदमी को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे गांव में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद उसे गुस्सा आने लगा। अरे ये गांव के सभी लोग कहाँ जाकर मर गए? कोई भी दिख नहीं रहा है। मुझे तो बहुत जोरों से भूख लगी है। अब मैं क्या खाऊं? तभी चुड़ैल अपने आसपास की जगह को देखने लगती है, जहां उसे गांव के एक कौशल नाम के आदमी के घर के बगीचे में लाल लाल टमाटर दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर चुड़ैल अपने आप से कहती है, अरे ये लाल लाल चीज क्या है? तभी चुड़ैल उन टमाटर में से एक टमाटर तोड़कर सूंघने लगती है, जिसके बाद उसे उसकी खुशबू बहुत ही प्यारी लगती है और उसे खाने लगती है। अरे वाह वाह, क्या स्वाद है इसका। एकदम रसीले और खट्टे मीठे, बहुत ही कमाल की चीजें हैं। इन्हें ही खा लेती हूँ अपना पेट भरने के लिए। चुड़ैल धीरे धीरे कौशल के बगीचे के सारे टमाटर खा जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब कौशल अपने टमाटर के बगीचे में पानी डालने आता है तो उसे अपने बगीचे से सभी टमाटर गायब मिलते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ही परेशान हो जाता है और गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करके उनसे पूछता है, अरे भाइयों, ये काम किसका है? कौन मेरे बगीचे के सभी टमाटर चुरा कर ले गया है? सीधी सीधी तरह बता दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अरे ओ कौशल के बच्चे, हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहा है? हम क्या तुझे चोर दिखते हैं? अरे हमारी तो इतनी बड़ी खेती है, हम भला तेरे 2-4 टमाटर को चुरा कर क्या करेंगे? अच्छा चलो मान लिया हमारे टमाटर तुम लोगों ने नहीं चुराए हैं, लेकिन तुम लोग हमारी मदद तो कर सकते हो ना। आखिर एक रात में मेरे बगीचे के टमाटर कहाँ गायब हो गए? कौशल गांव के लोगों से अपने टमाटर के गायब होने के लिए मदद मांगता है, लेकिन उसके इस बर्ताव की वजह से गांव में से कोई भी उसका साथ नहीं देता। उस दिन रात के समय वो अपनी पत्नी विमला से कहता है, अरे विमला, क्या बताऊं तुझे, एक ही तो सहारा था मेरे पास टमाटरों के बगीचे का।
जिससे मैं अपने रोजमर्रा का खर्चा निकाल दिया करता था। अब तो मेरे पास एक आना भी नहीं है। एक काम कर, घर में जो चावल रखे होंगे बस उन्हें ही बना ले। आज की रात उन्हें खाकर सो जाएंगे। अगले दिन सुबह में दूसरा काम ढूंढ लूंगा। बेचारा कौशल अपनी पत्नी विमला के साथ सूखे चावल खाकर सो जाता है। वहीं रात होते ही गांव में चुड़ैल दोबारा से आ जाती है और जैसे ही चुड़ैल कौशल के बगीचे के पास पहुंचती है, उसे उस जगह एक भी टमाटर दिखाई नहीं देता। अरे ये क्या, कल ही तो मैंने यहाँ इतने सारे टमाटर देखे थे जो मैंने खाए भी थे, लेकिन आज यहाँ एक भी टमाटर नहीं है। ये कैसे हो सकता है? अब मैं क्या खाऊंगी? चुड़ैल ये सोच ही रही होती है, तभी उसे एक उपाय आता है। अरे मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ, जबकि मेरे पास तो कमाल की शक्तियाँ हैं। अगर मैं उनका इस्तेमाल करूँ तो यहाँ पर ढेर सारे टमाटर उगा सकती हूँ। तभी चुड़ैल अपनी शक्तियों से बगीचे में कई सारे टमाटर उगा देती है और जिसके बाद वो उन टमाटर को खाने लगती है। देखते ही देखते वो बगीचे के आधे टमाटर खा जाती है और आधे वहीं छोड़ देती है। पेट तो भर गया है, अब ये टमाटर कल के लिए छोड़ देती हूँ, कल इन्हें खा लूंगी। ये कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और अगले दिन सुबह जैसे ही कौशल काम ढूंढने के लिए निकल रहा होता है, उसकी नजर उसके बगीचे पर पड़ती है जहाँ ढेर सारे टमाटर उगे होते हैं, जिन्हें देखकर कौशल बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी विमला को आवाज लगाने लगता है। अरे विमला, बाहर आओ और ये देखो, ये तो एक चमत्कार है। जैसे ही विमला बाहर आती है, वो बगीचे की तरफ देखती है जहाँ बगीचे में कई सारे टमाटर दिखाई देते हैं। अरे ये कैसा चमत्कार है? अरे ये तो ऊपर वाले का रहम है, वो किसी के घर का चिराग बुझने नहीं देता। ये कहकर कौशल टमाटरों को टोकरी में भरता है और बेचने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद दिन भर की मेहनत करके वो अच्छा खासा कमा लेता है और रात को जब वो वापस अपने घर पहुंचता है तो पेट भर कर खाना खाकर आराम से सो जाता है। जैसे ही रात के समय चुड़ैल टमाटर खाने के लिए गांव में पहुंचती है, उसे बगीचे में एक भी टमाटर दिखाई नहीं देता। ये क्या, फिर से टमाटर गायब? अब मुझे दोबारा से टमाटर की खेती करनी होगी। चुड़ैल अपनी शक्तियों से टमाटर उगा देती है, जिसके बाद आधे टमाटर वो खुद खा जाती है और आधे वहीं छोड़ देती है। लेकिन उसे ये सब करता हुआ गांव का एक आदमी देख लेता है, जो अगले दिन सुबह कौशल के साथ साथ गांव के सभी लोगों को चुड़ैल के बारे में बताने लगता है। अरे गांव वालों, तुम्हें पता है, हमारे गांव में एक चुड़ैल आती है जो कौशल के बगीचे में पहले टमाटरों को उगाती है और उसके बाद कुछ टमाटर खुद खा जाती है और बाकी छोड़ जाती है। अरे मैंने खुद उस चुड़ैल को अपनी आंखों से देखा है। अरे ये कैसी बकवास कर रहा है भला? चुड़ैल टमाटर कैसे उगा सकती है? अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो रात को खुद देख लेना, वो चुड़ैल तुम्हारे बगीचे में आती है और टमाटर उगाती है। उस आदमी की बात सुनकर गांव के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं, लेकिन कौशल थोड़ा सा परेशान हो जाता है और अपने मन ही मन सोचने लगता है, अगर इस आदमी की बात सही निकली तो गांव के लोग उस चुड़ैल को नहीं छोड़ेंगे और फिर मैं पहले की तरह गरीब हो जाऊंगा। मेरे पास कमाने का कोई साधन भी नहीं होगा। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस आदमी की बात सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात होती है, गांव के लोग चौकन्ने होकर अपने घरों में चुड़ैल के आने का इंतजार करने लगते हैं। आधी रात होते ही चुड़ैल जंगल से टमाटर खाने के लिए कौशल के बगीचे के पास पहुंच जाती है। आखिर कितने प्यारे प्यारे टमाटर हैं। बेवकूफ है वो चुड़ैल जो लोगों का मीट खाती है और उन्हें मार देती है। इससे अच्छा है कि खून जैसे रसीले लाल लाल टमाटर खा लो। ये कितने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आता है। चुड़ैल ये बोल ही रही होती है, इतने में गांव के सभी लोग चुड़ैल को चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिसके बाद वो सभी चुड़ैल से कहने लगते हैं, अरे चुड़ैल की बच्ची तो हमारे गांव में क्या कर रही है? हे भगवान, देखो तो कितनी भयानक चुड़ैल है। इस चुड़ैल से हमारे गांव के बच्चों को कितना खतरा है। इस चुड़ैल को छोड़ना मत, इसे मार डालो। अरे ये क्या, तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ सिर्फ टमाटर खाने आई थी। मैं कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती हूँ। अच्छा, एक चुड़ैल होकर तो किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, इस बात की क्या गारंटी है? देखो मैं सच बोल रही हूँ, मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी और ना तुम लोगों को मारूंगी। मुझे बस ये टमाटर खाने दो,
बहुत जोरों से भूख लगी है, उसके बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। देख चुड़ैल, टमाटर तो तुझे नहीं मिलेंगे, अब सीधी तरीके से यहाँ से चली जा, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। चुड़ैल किसी की बात नहीं सुनती, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपनी अपनी लाठी लाकर चुड़ैल के ऊपर हमला बोल देते हैं कि तभी कौशल चुड़ैल को पीटने से बचाता है और गांव के सभी लोगों से कहता है, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? अगर इस चुड़ैल को तुम लोगों को मारना ही था तो ये पहले ही तुम्हें मार देती। इसे छोड़ दो और जाने दो, इस बेचारी ने तो मेरी मदद की है। अगर आज ये ना होती तो मैं भूखा प्यासा अपने परिवार के साथ मर जाता। ये तो एक चुड़ैल है जो मेरी मदद कर रही थी, लेकिन तुम सभी तो इंसान हो ना, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है। अरे कुछ सीखो इस चुड़ैल से। कौशल की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो चुड़ैल से माफी मांगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहां से चली जाती है। अब कौशल अपने टमाटर के बगीचे से धीरे धीरे अमीर हो जाता है और हर रोज रात के समय चुड़ैल के लिए एक टोकरी टमाटर रख देता है, जिन्हें खाकर चुड़ैल भी खुश हो जाती है।